मैं अपने इष्ट बाबा श्याम, अपनी कुल देवी, अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गुरुओं को नमन करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि क्लास को सार्थकता की तरफ लेके जाए। मेरा नाम ब्रजमोहन कौशिक है। भिवानी हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, भिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। उसमें मैं एज ए लाइब्रेरियन वर्किंग करता हूँ। उसके अलावा मैं कॉलेज छोड़ने के बाद में कोर्ट में एनरोल हो गया था, भिवानी कोर्ट के अंदर। और कुछ पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से मैं वहां पे प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना। फिलहाल जो है 2 साल से, जनवरी 2021 से मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ। इससे पहले मेरा या मेरे परिवार का कोई बैकग्राउंड नहीं था एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ठीक है ना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2000 2000 नहीं, सॉरी, 1998-99 में मैंने कोशिश की थी एस्ट्रोलॉजी सीखने की, यानी कि आज से 24 साल पहले। ठीक है ना। और बहुत अच्छे टीचर मेरे को मिले थे, बलदेव शास्त्री जी, जो मेरे फादर के भी टीचर थे। और मैं समझता हूँ कि भिवानी में टॉप 10 नहीं ना, तो टॉप 10 में श्योर, टॉप 10 में थे शास्त्री जी, बलदेव शास्त्री जी। आज इस दुनिया में नहीं है। ठीक है। उनसे मैंने सीखना शुरू किया। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप नक्षत्र के नाम याद करके आइए। वो याद नहीं हो पाए। फिर उन्होंने कहा कि राशियों का स्वभाव याद करके आओ, प्लेनेट का स्वभाव याद करके आओ। फिर उनकी तबीयत खराब हो गई, वो चले गए, वो नहीं सीख पाए। लेकिन उसके बाद में सिर्फ एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए इतना ही थी कि न्यूज़पेपर उठाया, न्यूज़पेपर में से मैंने अपना नाम के अनुसार जो है वो देखा, एस्ट्रोलॉजी, अपनी क्या बोलते हैं उसको, राशि, और राशिफल पढ़ लिया। या फिर कीरो की बुक उठाई, कीरो की बुक उठा के डेट ऑफ बर्थ देखा कि 25 है, तो 25 का मतलब 2 और 5 7 जोड़ दिया, क्योंकि 9 से बड़ी कोई फिगर नहीं होती। तो जितनी भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, सारी की सारी 9 तक लेके आना होता है न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो 7 ले आए, 7 ले आए, तो 1 से लेके 9 तक आपका जो है वो प्रिडिक्शन होता था, वो प्रिडिक्शन कर लिया। ठीक है ना। भाग्यांक और ये सारा मूला इनको देख के उसमें खुश हो जाते थे। मैं कहा ठीक है। जनवरी 2021 में जो है अगस्त नाड़ी के नाम से एक कोर्स निकाला किसी ने, मैंने वो ज्वाइन किया। ठीक है। तो वो कोर्स करने के बाद मैं संतुष्ट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी जो है बगैर ट्रांजिट के जज नहीं कर सकते। ट्रांजिट का मतलब है आपके प्लैनेट्स जो हैं उनकी दो स्थिति होती है, एक आपके जन्म के समय और एक आज। तो जो आज प्लैनेट्स की स्थिति है उसको बोलते हैं गोचर, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिट। तो बगैर ट्रांजिट के या बगैर गोचर के या बगैर आप बेसिक नॉलेज के अंदर होता है कि आपकी नक्षत्र जो है वो, राशियां जो है वो, फिर प्लेनेट जो है उनका स्वभाव। ठीक है ना। उनकी मैत्रियां, नैसर्गिक मैत्री क्या है, तत्कालीन मैत्री क्या है, पंचदा मैत्री क्या है। फिर उनकी मित्रता शत्रुता तो हो ही गई। मित्रता शत्रुता के बाद में उनके कारक। ठीक है ना। भाव, भाव का मालिक कौन है, भावेश। ठीक है। तो ये सारा का सारा कौन आपका कारक है, कौन आपका अकारक है, कौन बाधक है। ठीक है। कौन सी राशि की कौन सी दिशा है, कौन सा प्लेनेट है, कौन से प्लेनेट की कौन सी दिशा है, क्या उनका स्वभाव है। इस तरह से बहुत सी चीजें जो है बेसिक होती है, बगैर बेसिक के हम नहीं कर पाते। ठीक है। जो मूर्ख बनाया गया, या मूर्ख ना कह के आप ये कहो कि भाई वो चीज सही भी है। ठीक है। जैसे अगस्त नाड़ी के बारे में आपने सुना हो, तो अपने जो भी साथी हैं, कोई सुना है किसी ने अगस्त नाड़ी के बारे में? अगस्त नाड़ी क्या होती है? सर जो थंब का वो लगा के होती है जी, वो। जी, जी, बिल्कुल थंब। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगस्त जी नाड़ी जी। जो है साउथ की एक पद्धति है। साउथ की पद्धति के अनुसार उसमें ये बताया जाता है कि भाई आपकी उंगलियां जो हैं, उंगलियों की ये लिए जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, उनको मैच करते हैं। उनसे जो मैचिंग होती है, उसकी एक पतली निकल के आती है, फिर आपको प्रेडिक्शन दी जाती है। तो ये जो है अगस्त नाड़ी है। तो मैं उसी अगस्त नाड़ी के चक्कर में उनके पास चला गया। फीस भी 5,000 रुपए थी उस समय। भृगुनंदन नाड़ी की 10,000 रुपए, अगस्त नाड़ी की 5,000 रुपए। तो जोश जोश में मैंने 5,000 रुपए पे किए, जमा किए। ठीक है ना। तो अगस्त नाड़ी मेरी एक क्लास में खत्म कर दी गई।
ठीक है जी। कहने का मतलब उसको लंबा खींच दिया गया, जो एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं वो जान जाएंगे कि कारक तत्व जो है उनको जोड़ते जाओ, हो गई आपकी एस्ट्रोलॉजी। आपकी ये जो है अगस्त नाड़ी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो मैंने उसमें कहा, मैं कहा जी अगर कोई पूछता है कि भाई शादी कब होगी, ठीक है, या मेरा रोजगार जो है कब चलेगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इनका जवाब तो नहीं आया। इसमें ये तो ठीक है, ये तो बोल दिया कि भाई सास आपकी गोरी होगी, सास आपकी गुस्सेल गुस्सेल होगी, माँ जो है आपका भाई वहाँ पे इम्पोर्टेंस अधिक होगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं, वो तो आ गई। ठीक है, लेकिन ये तो नहीं आया कि कब क्या आएगा, तो बोले इसके लिए तो फिर आपको ट्रांजिट का कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है ना। फिर अगर बीमारी के लिए जानना था तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का करना पड़ेगा। कहने का मतलब अलग अलग कोर्सेज उसके निकलते चले गए वहां से। ठीक है, फिर कहते हैं कि अगर भृगुनंदन नाड़ी करने हैं तो 10,000 रुपये फीस हो गई। अब भृगुनंदन नाड़ी क्या है? भृगुनंदन नाड़ी के बारे में जानते हैं कोई? हाँ जी। आपने भृगुनंदन नाड़ी के बारे में सुना हो? सिर्फ सुना है सर। हाँ, क्या उसके बारे में क्या जानते हैं? सर जानते कुछ नहीं, सिर्फ सुना है मैंने चल, भ्रुगु नाड़ी। चल, बंदे ने 10,000 रुपये फीस रखी, 10,000 रुपये फीस के अंदर वो भी एक क्लास के अंदर कंप्लीट है। ठीक है ना। वो क्लास में क्या है कि हमारी 12 राशियां हैं, तो 12 ही लगन की कुंडलियां बनती हैं, मेष से लेके मीन तक। तो कहता है कि मेष लगन के अंदर जब आओगे तो आपके कारक मारक बाधक उसके अकॉर्डिंग आ गए। अब सूर्य जो है मेष कुंडली के अंदर जिस प्लेनेट के अंदर रहेगा, पहले भाव में रहेगा तो ये करेगा, दूसरे भाव में रहेगा तो ये, तीसरे भाव में ये करेगा। तो 2 महीने तक आपको ये सारी चीजें 12 कुंडलियां जो बना के सिखा दी जाएंगी, और आपके 10,000 रुपये भी कंप्लीट हो। ठीक है ना। तो मैंने देखा भाई ये बगैर बेसिक नॉलेज के कुछ हो नहीं सकता। ठीक है ना। तो अपन ने अपनी बेसिक नॉलेज अच्छी की, और आज परमात्मा की दया है कि उसी की वजह से हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं। ठीक है। अभी जो है हमने आज से जो 2 कोर्स, पहले मैंने 22 से शुरू किया था, फिर शादी वगैरह बीच में आ गई, फिर दिक्कत हो गई। तो अभी जो 7 से हमने जो अनाउंस कर रखा है, 2 कोर्स अनाउंस किए थे हमने। एक कोर्स हमने अनाउंस किया कि जिसको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती वो 0 से चलेगा, 4 महीने का कोर्स रहेगा, 5100 रुपये उसकी फीस रहेगी। फीस जो है वो अपने अकॉर्डिंग दे सकता है। जो उसको 1100 रुपये महीना देने हैं, उसको 1500 रुपये महीना देना है, उसको 3,000 रुपये महीना देने हैं। वो जैसे भी करना चाहे, जैसे उसको सुटेबल है। ठीक है ना। अपने को कोई टेंशन नहीं है कि भाई अपने को एक टाइम में क्यों सोने चाहिए, 2 टाइम में आने चाहिए, नहीं। क्योंकि ये मैं भुगत भोगूंगी। कहीं न्यूमरोलॉजी की क्लास के लिए मैं गया तो वहाँ पे 3500 रुपये फीस रखी गई। तो मैंने कहा जी मैं बेरोजगार हूँ अभी, भाई फादर मेरे 4 भाई पे, मैं काम तो करता नहीं, तो आप इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए। कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट में तो फिर ऐसा हो सकता है, आप 2100 रुपये आज दे दीजिए और 1500 रुपये एक हफ्ते बाद दे देना। तो मैं कहा एक हफ्ते बाद कहाँ से लेके आऊंगा मैं? तो कोई भी बंदा है काम करके कम से कम महीना तो लगता है। ठीक है ना। तो वो चीजें अपने पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज मैंने जो है दोनों कॉमन ले रखी हैं क्लासें। कॉमन का मतलब ये है जो 4 महीने के लिए आएंगे वो भी कॉमन है, जो मेरी केपी की चल रही है वो भी कॉमन है, और जो हम रेमेडी की ले रहे हैं वो भी कॉमन है। लेकिन आज जो बात करनी थी वो करनी थी हमने रेमेडी के ऊपर। तो रेमेडी की क्लास जो है वो एक्चुअल में शुरू करेंगे परसों से। आज सिर्फ डिस्कस करूंगा मैं, जो भी बंदे आए हुए हैं साथ में मेरे। ठीक है ना। जैसे अनिल जी हैं। अनिल जी, रेमेडी के बारे में क्या जानते हो? सर ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि केपी वेपी वाले इतने ना बताते नहीं है। जी। थोड़ा सा बस रेमेडी के लिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया आपका। धन्यवाद जी। श्रुति मैम, क्या रेमेडी के बारे में क्या बोलोगे? नहीं सर, वैदिक पढ़ा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कुछ भी पढ़ा हो। ठीक है ना। देखो कोई भी बंदा आता है आगे, अब मैं कहता हूँ डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो मैं ये तो बता ही दूंगा जी मेरे पेट में दर्द है, या ये तो बता ही दूंगा कि मेरा हाथ दुख रहा है ना, या ये तो बता ही दूंगा कि मेरा सिर भारी है। अच्छा, ठीक है। तो जेम्स रेमेडीज बताई है, हाँ, दिखाई दी है। उसके पास जाएंगे तो स्पेशल जो है रेमेडी के लिए जाएंगे। गलत तो नहीं? हाँ ना जेम्स, अब बराबर। उस हाँ, अब उसने एलोपैथी की, ठीक है, उसने आयुर्वेदा की, उसने आपका होम्योपैथी की। ठीक है ना। कोई मतलब नहीं। भाई हमारा जो मोटिव रहेगा, हम कहेंगे भाई सर दुख रहा है, इसका इलाज बता दो क्या है। काम हो गया तो नेक्स्ट टाइम उसके पास जाएंगे, नहीं हुआ तो रास्ता कट। यही पर होता है हमें ना। बताया गया है कि हमें बताया गया है कि 6, 8, 12 स्थान में जो ग्रह होंगे, जी। तो
उनकी रेमेडीज नहीं करनी चाहिए। ठीक, अगर क्यों करनी भी है, क्यों? अगर कर, क्योंकि वो उस तान तान में होते हैं ना, तो वो बीमारियां बढ़ाएंगे या आपको नुकसान देंगे। जी जी। तो ऐसे बताया गया है। तो रेमेडीज तो करते वक्त में रेम संकल्प रेम छोड़। सुनो, रेमेडी तो करते ही उसकी हैं जो तकलीफ देता है। हाँ, लेकिन संकल्प बताया, एक संकल्प करो कि मुझे जी ये चीज चाहिए, जी और उस हिसाब से करो। जी। चलो, अब इसमें क्या है कि एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। राकेश जी, राकेश जी, जी जी सर, जी सर, अपने घर पे शादी है, जी सर, एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, अपने घर पे जी शादी है, शादी है, जी ठीक है। सर, अपने चार दोस्त हैं, जी जी चार में से एक निकम्मा है, वो रुसा हुआ है, जी सर, बाकी तीन जो हैं वो आपके कहे बगैर ही आपके पास आके बैठ गए, जी सर, और आपसे पूछ भी नहीं रहे, वो सारा काम भी देख रहे हैं। जी जी। तो रेमेडी किसकी करोगे? जो एक रूठा हुआ उसी के करेंगे सर, जो रूसा हुआ है ठीक है ना? उसी की करेंगे। हाँ। हाँ, तो कहने का बिल्कुल मतलब, सही है। रेमेडी आपने को बीमार की करनी जी। है ना? जो स्वस्थ अभी है वो एक 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 छोटी सी बात आपसे और कहना चाहता हूँ जी सर मैं जी बीच में, जी 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 कि जैसे आपने जो रेमेडी की बात कही, जो रूसा हुआ है उसकी जी अपने को रेमेडी करनी बराबर है। जी मगर यहाँ आता है ना कि जब मान लीजिए कोई ग्रह नीच का है, या कोई मतलब अशुभ ग्रह आपके कोई शुभ भाव में बैठा हुआ है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसकी रेमेडी करते हैं तो वो उल्टा ज्यादा मजबूत होता है, तो उल्टी जी। आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ऐसा अच्छा होता है, या अपन उसकी रेमेडी करने से वो अच्छा उसके अशुभ प्रभावों में कुछ कमी आती है? अच्छा, अब एक बात बताओ, जी सर। ठीक है ना? रास्ते में जी कोई बंदा हथियार लेके आपके सामने खड़ा होता है, जी सर। ठीक है ना? हथियार लेके आपके सामने खड़ा जी होता जी है, आपकी कैपेसिटी जी नहीं है आप उससे लड़ पाओ, जी सर। तो क्या करोगे? बस उसे विनम्रता से निवेदन करेंगे। जी। तो वो हम। रेमेडी नहीं है, जी, वो रेमेडी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल है, रेमेडी है। तो मेथड चेंज हो गया निश्चित ना? है। जी मेथड चेंज हो गया ना? मेथड ये हो गया कि जी जो आपकी मदद करने वाला है, जी। उसके आप क्या रेमेडी कर रहे हैं वो मायने रखता है। जो आपकी मदद करने वाला है, वो आपकी मदद जी सर। नहीं कर पा रहा, उसको मजबूत कर जी दो, है जी? जी जी। उसको सही है। मजबूत कर दो। मजबूत। जी जो आपको परेशान करने वाला है, जी ठीक है, उसको कमजोर कर दो, जी जी सर। उसको कमजोर कर दो। है तो रेमेडी ना? जी जी। ठीक है। आप कमजोर नहीं कर सकते, हम्म। उसकी स्तुति कर लो, उसकी प्रार्थना कर लो। स्तुति कर ले, हाँ, तुम प्रार्थना कर ले, तुम सत्य ही है। हो माता, हाँ, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, सही तुम बात ही है। हो सखा, है जी? बिल्कुल सही है। ये सब कुछ सत्य आप ही हो, बात है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, और मेरे ऊपर कृपा करो, और मेरे को तो जी जाने दो, मेरा तो काम निकलने दो, रास्ता होने दो, रास्ता दे दो, जी जी। है ना? तो अब सही बात है सर। जो स्तुति करेंगे, स्तुति जी। से कोई बंदा नाराज भी होता है क्या? नहीं, स्तुति से नहीं नाराज नहीं होता। होता, वो तो खुश होगा। रावण जो है, जी रावण को भी अपनी प्रशंसा अच्छी लगती थी, जी। वो तो हनुमान जी गए, अंगद गया, हम्म। अंगद अंगद ने उनकी स्तुति की कि भाई मैं जानता हूँ, जी एक रावण तो वो भी था जिसको मेरे फादर जो है पूंछ में लपेट के घूमते रहे थे, एक रावण वो हाँ। भी था जिसको सहस्त्रबाहु जो था उसने बंदी बना लिया था, है ना? हम्म। तो हम्म। उसने उसकी जो बीमारियां थी वो उजागर की जी उसकी सारी की सारी। बिल्कुल। तो वो जबकि उसको चाहता था कि अपनी फेवर में ले ले, लेकिन उस चीज को छोड़ के भी हम्म। बोला भाई ये तो बदमाश है। हम्म। भाई कहने का मतलब स्तुति करने का भी तो तरीका है ना? वो अलग होना चाहिए। हाँ भाई, सही बात तरीका है। मतलब ये है, एक तो सही होना, सही तरीका होना चाहिए। हाँ, एक तो जैसे प्रशंसा करते थे, जी ठीक है ना, और एक कटाक्ष कर रहा है, तो जी। अंगद अंगद ने तो कटाक्ष किए ना सारे के सारे। कटाक्ष किए, कटाक्ष किए। हाँ, उसने कहा सही भाई बात तू रावण की ताकत को नहीं जानता, रावण ये कर सकता है, रावण वो कर सकता है, तो है। उसने तो कटाक्ष शुरू कर दिए।
हाँ। ठीक है ना। और जब भगवान राम की स्तुति की बारी आई तो वो हम्म कहता है, रावण कहता है कि बोला मैं तो सिर्फ एक तुम्हारे एक वो आया था वानर जो लंका जला के गया था, हम्म हम्म तो वो है तुम्हारे यहाँ, बाकी तो कुछ है नहीं। तो अंगद का जवाब था हम्म, कि वो तो हमारे पास वापस ही नहीं पहुंचा। अच्छा अंगद का जवाब ये था कि वो तो वापस ही नहीं आया। अच्छा। रीजन रीजन एक्स वाई जेड कुछ हम्म, भी रहा हो, और यहाँ जी। तो उस जैसे सारे ही उस जैसे हैं। ठीक है ना। हाँ तो वो चलो कोई नहीं, ये जी, स्तुति स्तुति का तरीका होता है कहने का। ठीक सही है। बात है। साम दाम दंड भेद बोलते हैं ना। हाँ, साम दाम दंड भेद, ये आपने बहुत बढ़िया व्याख्या कर दी हाँ है, हाँ क्योंकि कई लोग होते हैं ना, जैसे कोई ग्रह नीच का है हाँ और जी उसका अगर नग पहना देते हैं उसको, जी जी कोई भी स्टोन पहना देते हैं, जी। तो इसमें कई लोग ये बोलते हैं कि स्टोन गलत है, ठीक क्योंकि है, तुमने जो नीच का ग्रह है, तो बिल्कुल ठीक तुमने है, उसका स्टोन पहना, तो उसकी उसकी मतलब उसकी उसकी ताकत को बढ़ाया है, तो उसका अशुभ प्रभाव तुम्हारे ऊपर ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जैसे किसी का सूर्य नीच है और हम्म, सूर्य का अगर आपने माणिक पहना दिया उसको, जी। तो वो उसके लिए कष्टदायक होगा। नहीं, बिल्कुल सही ऐसा है जो, मतलब बताते बिल्कुल हैं। सही है। देखो, अभी अपन ने भी क्या बोला, अपन ने ये बोला कि जो आपको फेवर करने वाला है उसको मजबूत जी करो, है ना। जी अब जो जी आपको फेवर करने वाला नहीं है उसको कमजोर करो। जी और दोनों ही काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी स्तुति करो, जी। हाँ है ना। समझ में हाँ, आ रही है सही ना। बात है ये। नहीं नहीं, बिल्कुल समझ में आ गई है सर। हाँ जी। ये अभी आपने जो बताया ना, जैसे जैसे सूर्य का किसी को, उसकी सूर्य की उसको ताकत चाहिए जी और वो नीच में है, तो जी। वो तो उसको मिलेगा नहीं ना सर, उसको नीच को बढ़ाएगा तो भी नुकसान होगा, और नहीं बढ़ाएगा तो उसकी उसका फायदा भी नहीं मिलेगा उसको। चलो, ये भी आएगा, ये भी करेंगे क्लियर। ठीक है। जी सर। अभी ठीक है इसको सर। आगे कंटिन्यू करते हैं आप। जी सर। ठीक है, हमारे पास में 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं, ये हमारे को पता लग गया, है ना, सबको पता जी है। जी ठीक है ना। रेमेडी की एक्चुअल क्लास जो है वो परसों से शुरू करेंगे। कल कल की एक और शादी है, दोस्त का छोटा भाई है, उसकी शादी हो रही है, जी सर। वो भी फारिग हो रखते हैं। ठीक है। जी। तो ये अपना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये चार दिशाएं हैं। ठीक है। हम्म, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ये करवा चुके ना काम। 4 नंबर और ये 5 नंबर। ठीक है ना। इसी तरह से फिर रिपीट हो जाएगा। 6, 7, 8, ठीक है जी, और 9। लग गया ना पता ये। तो ये 1, 5, 9 जो है वो हमारी राशियां हैं, वो अग्नि तत्व की हो गई, पूर्व दिशा की हो गई। 2, 6, 10 जो है वो दक्षिण दिशा की हो गई, पृथ्वी एलिमेंट हो गई। 3, 7, 11 जो है वायु तत्व की हो गई, पश्चिम की हो गई, है ना। 4, 8, 12 जो है उत्तर दिशा की हो गई, जल जल तत्व की हो गई। पता है ना इस चीज का। हाँ जी। जिसको नहीं पता वो बोले, हाँ सर। है ना। तो इसमें एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स का क्या रहेगा, अगर जल का और पानी का मेल करोगे तो क्या होगा। राकेश जी, जल और पानी मिलेंगे तो क्या होगा। वो भड़केगा सर वो तो। भड़केगा। अगर हमारे जी को सर। अग्नि तत्व को बढ़ाना हो, क्या करें, जी। क्या करें। अग्नि तत्व को बढ़ाने वायु के लिए तो वायु वायु सर का वायु सहारा वायु हाँ। वायु को वायु बढ़ाना का। पड़ेगा। जी जी, आपने भट्ठी वगैरह देखी होंगी ना, भट्टियां होती हैं। जी हाँ जी हाँ। तो भट्टियों में जब आंच को तेज करना होता है, हमारे यहाँ आंच बोलते हैं, आग, फायर। जी सर। फायर को जब तेज जी करना होता है, तो तेज करना होता है तो क्या जी करते हैं, हवा करते हैं। जी ऐसे ही लोहार के पास जो भट्टी होती है उसमें ऐसे पंखा करता है वो, ऐसे ऐसे। तो पंखा हम्म जैसे जैसे आवाज आती है उससे वो जो है अग्नि तीव्र हो जाती है। हम्म ठीक है ना। और ऐसे ही जब काम फारिग हो जाता है, काम फारिग होने के बाद में जब शांत करना होता है तो उसके ऊपर पानी डाल देते हैं।
तो पानी जो है वो अग्नि तत्व को शांत कर रहा है और हवा जो है उसको बढ़ा रही है। ठीक है ना? जी तो जब अग्नि तत्व को बढ़ाना होगा तो एयर एलिमेंट जो है उसको यूज करेंगे और वाटर एलिमेंट से उसको शांत करेंगे। ये चीजें जी हमारे रेमेडी के अंदर काम आनी है। जी जी। क्लियर है ना? हम्म। अच्छा, दिशाओं का ज्ञान हमारे को हो गया, है ना? उसके बाद में चर, स्थिर और द्यू स्वभाव। हाँ हम्म। जी, ये याद है? चर, स्थिर और द्यू स्वभाव। हाँ जी। हाँ, यस यस। इसका मतलब क्या है? 1 4 7 10। हाँ, मतलब क्या है इनका? चर, स्थिर और द्यू स्वभाव का मतलब क्या है? चर चर का राशि। मतलब चलायमान है सर। चर का हाँ हाँ मतलब जी। चलायमान। जी स्थिर का मतलब स्थिर रहने वाली। जी और द्वि स्वभाव का मतलब चलती भी है और स्थिर भी रहती है। जी। तो एक बात बताओ, जी सर। किसी की शादी बार बार होनी अच्छी है या एक बार? वो तो एक एक बार ही सही रहती है सर। एक बार सही रहती है ना? तो अगर जी उसकी शादी करनी हो तो कौन से लगन में करोगे? स्थिर लगन में। समझ में आ गई? जी सर। अब कोई चीज अगर बार बार जरूरत है तो किस में करेंगे? चर में, चरम जी है ना? तो ये कहाँ काम आएंगी ये पता लग गया? जी सर। भाई 1 नंबर, 2 नंबर, फिर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8। ये क्या है? हाँ जी, सम विषम। सम विषम। और या फिर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, मेल फीमेल। मेल फीमेल। ठीक है ना? तो अपना जो देश है वो क्या कहते हैं कि पुरुष प्रधान है। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी। जी पुरुष प्रधान बोलते हैं ना? तो जो पुरुष प्रधान हाँ। बोलते हैं तो इसको यहाँ पे कैसे वो करोगे कनेक्ट? जी, कैसे कनेक्ट करोगे जी इस चीज को? श्रुति मैम आप बताएंगे? हाँ बोलिए सर। भाई मेल फीमेल दो राशियां हैं, हाँ। दो तरह की राशियां ना, मेल फीमेल। हम्म। तो इसको एस्ट्रोलॉजी में यूज कैसे करोगे? तो स्वभाव गुणधर्म देखते हैं ना हम लोग, स्वभाव विशेष। हाँ जी, सवाल नहीं समझ में आ रहा था। स्त्री और पुरुष राशि तो हाँ जी, एक इनको फेमिनिन जी, ये तो पता लग गया हमारे को कि भाई 1 3 5 7 9 11 ये जो हैं ये हमारी पुलिंग राशि है। हम्म। 2 4 6 8 10 12 ये हमारे स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, अब इसको एस्ट्रोलॉजी में कनेक्ट कैसे करोगे? ये कहाँ यूज करोगे इनको? प्लेनेट के साथ कह रहे हो सर? कैसे करके दिखाओ, थोड़ा सा थोड़ा बताओ कुछ इसके बारे में। नहीं, आप प्लेनेट के लिए पूछ रहे हैं, ये कौन सा राशियां प्लेनेट? राशियां राशियां, जो हमारी हाँ जो जी। हमारी राशियां हैं, ये हमने ये पढ़ा है कि 1 3 5 7 9 11 ये जो है मेल राशियां हैं, ये मेल राशियां हैं, है ना? और 2 4 हाँ जी। 6 6 8 10 12 जो हैं ये हमारी फीमेल हैं। इसको बिल्कुल ठीक है। कनेक्ट कैसे करें इसको? भाई क्या क्या काम कैसे यूज होंगी ये? मेल एंड फीमेल ऐसे ही हाँ होते हैं ना सर। हाँ, यूज तो करो ना, वो तो पता लग गया हमारे को मेल फीमेल है। फीमेल हाँ। हाँ जी, अनिल जी। जी सर। हाँ, बताएंगे, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे इस पे। सर मैं यही पूछ रहा हूँ, जैसे आप प्लेनेट के लिए पूछ रहे हैं, जैसे प्लेनेट सन के लिए 5 नंबर राशि होती है, तो वो इस तरह पूछना चाह रहे हैं आप? मैं ये जानना नहीं, चाह फिर रहा मेरे को हूँ। क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर, मैं मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा इसे। क्वेश्चन क्वेश्चन समझो दोबारा। हमने पढ़ा कि 12 राशियां होती हैं, 6 मेल हैं 6 फीमेल हैं। राइट। पढ़ दिया, ठीक है। अब इनका करें क्या?
कहीं यूज करके बताओ इनका। तो जैसे कि 1 नंबर सन का होता है, तो हमें ये पता है कि ये राशि अभी मंगल की होगी, हम्म, मेष राशि। तो ये एग्रेशन में भी देती है, तो इसके साथ में 7 नंबर आपने जो 7 नंबर दिया है ये शुक्र का है। हम्म, तो काल पुरुष के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि ये अपना है, पुरुष का ये मंगल है, तो यहाँ पे शुक्र हम्म। स्त्री का, सॉरी, स्त्री एंड पुरुष ऐसे दोनों तो मैच ही हो रही है सर। तो कैसे चलो, बताए आप चल, सवाल, हाँ आपका हाँ सवाल। हाँ हाँ हाँ, फिर सुन लो, हाँ। दोबारा सुन लो। 6 राशियां मेल हैं, 6 फीमेल हैं। हम्म। पढ़ लिया, पता लग गया। इनका यूज क्या है, कहाँ यूज कर रहे हैं, कैसे, क्या क्या, क्या पढ़े इनसे आगे। अब आप वाली बात माने तो 10 नंबर जो है वो शनि महाराज की है, 11 नंबर भी शनि महाराज की है। हाँ। ठीक है ना। फिर क्या करें इसका, मेल और फीमेल का अलग अलग क्या हो गया। हम्म? ये तो सारे प्लेनेट के साथ है सर। मंगल की भी एक और 8 है, एक मेल एक हाँ फीमेल। हाँ, तो बुध की उससे, भी 3 और 6 है, हाँ उसी में। तो उस इस बात से क्या समझें भाई, 1 नंबर मंगल की मेल में आ गई, 8 नंबर फीमेल में आ गई, हाँ जी। है ना। दो एक नंबर, सम और एक विषम हो गई ना सर। हाँ तो आ गई, सही है। लेकिन इसका यूज क्या करें, कैसे इस्तेमाल करें इनको। इनको आप इस्तेमाल बताएं सर। हाँ, इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हो। आप मेल राशियों की जो है कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग घर देखो, और फिर जी फीमेल, नमस्कार। नमस्कार जी, ठीक है ना, फिर फीमेल की कुंडलियां देखो। तो अब मेल वाले में देखोगे ना, तो मेल वाले में पहला घर जो है वो देखो कैसा है, तीसरा घर है वो देखो कैसा है, पांचवा घर जो है वो देखो कैसा है। पहला घर मैं खुद हूं, है जी, हम्म। जी। पहला घर हाँ। मैं खुद हूं। तीसरा घर जो है मेरा पराक्रम है। पांचवा घर जो है मेरा पूर्व जन्म, मेरे पुत्र का, मेरी एजुकेशन का, ठीक है ना, ये सारा मेरा हीलिंग का ये है। ठीक है। 7 नंबर मेरी लाइफ पार्टनर का है, ठीक है ना, या बिजनेस पार्टनर का है। 9 नंबर जो है मेरे भाग्य का है, यस सर। ठीक है ना। हाँ, 11 नंबर जो है मेरी अर्निंग का है। ये तो मिली लाभ मेल, ये तो मिली मेल को। इनमें से कोई एक घर ऐसा मिला जो खराब खराब मिला हो, एक भी हाँ, नहीं सर। नहीं, है ना। एक भी नहीं, एक भी नहीं। हाँ। सब पॉजिटिव है। हाँ, अब फीमेल की तरफ आ जाओ। ये ये आय के साधन हो गए, मतलब ये आने प्राप्त होने की है, ये हाँ जी, प्राप्तियां हैं इसमें। हाँ जी। जी सर। अब फीमेल में आ जी। जाओ। फीमेल में कहता है कि 2 नंबर जो है पैतृक संपत्ति, या फिर आपका क्या नाम है, सेविंग या बैंक हम्म। बैलेंस, ठीक है ना। मतलब आपने क्या अर्जित किया वहां पे, कुछ भी नहीं। है ना। 4 नंबर सुख, ठीक है, माँ का आंचल या केंद्र के अंदर आके आदमी अपना स्वभाव भी भूल जाता है। पराशरी में पढ़ा है ना, जी। तो केंद्र के अंदर आके अपना स्वभाव ही भूल जाता है। यानी कि 1 नंबर को तो त्रिकोण में मान लिया, इसलिए इसको केंद्र से बाहर कर दिया। लगन को तो 4, 7 और 10, इन राशियों के अंदर क्रूड प्लेनेट जो होंगे वो भी शांत हो जाएंगे, और जो सौम्य प्लेनेट हैं वो भी अपना स्वभाव भूल जाएंगे। यही है ना पराशरी के अंदर। तो यहाँ पे 4 नंबर जो है वो भी फीमेल को दिया। फिर 6 नंबर जो है त्रिशडाई के अंदर आ गया, 3, 6, 10, 11, त्रिशडाई में आते हैं ना। फिर त्रिक भाव आ गया, 6, 8, 12। तो यहाँ पे देखो त्रिक 3, 6, 8, आपका क्या नाम है, 10 और 12, सारी राशि कहाँ आई, त्रिक और त्रिशडाई में। हाँ जी। तो ये यहाँ पे तो तीन मेल और फीमेल में यहाँ पे ये अंतर दिखाता है, ये भी कनेक्ट हो पाई। तो 3, 7, 11 भी उपचय में आती है ना सर। 3, कौन सी दोबारा बताओ। 3, 7, 11। 3, 7, 11 नहीं भाई, त्रिक और त्रिशडाई।
नहीं नहीं, उपचय उपचय में हाँ आती है जो। हाँ ठीक, अब ये ठीक है। पराक्रम का है, मैं साहस का है। जी 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 मैं समझ गया, लेकिन क्या है कि त्रिक और त्रिषडाए वो जो कैसे गिने जाते हैं और केंद्र और त्रिकोण कैसे गिने जाते हैं? केंद्र और त्रिकोण तो ऊपर आ गए आपके, हम्म, ठीक है ना, और नीचे क्या है, त्रिक और त्रिषडाए में आए। तो दोनों में आप खुद अंतर महसूस कर लो, ये आपकी मेल और फीमेल के लिए है ना। जैसे ये बताया था, इसी तरह से अपना क्या है कि नक्षत्र जो है, नक्षत्रों के स्वामी है, 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्रों के नाम हमारे को पता है, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्व फाल्गुनी, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, ठीक है ना, अभिजीत, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। 27 नक्षत्र जो हैं हमारे आते हैं। 27 नक्षत्रों की हमने पोएम अलग से बना रखी है, पोएम भी याद हो गई होगी, नहीं हुई है तो धीरे धीरे हो जाएगी, ठीक है। उसमें हमने बताया कि नक्षत्रों के लॉर्ड जो हैं वो कैसे बटे हुए हैं। जो विषुवंतरी महादशा की सीरीज है, केशु, सु, चंद्रा, बुध, उसके अकॉर्डिंग बसे हुए हैं। यानी कि केतु जो है, पहला नक्षत्र जो है वो केतु को मिला, दूसरा जो है शुक्र को मिला, तीसरा जो है सूर्य को मिला, चौथा जो है चंद्रमा को मिला, पांचवा मंगल को मिला, छठा राहु को मिला, ठीक है ना, सॉरी, के शु सु च म रा, ठीक है, छठा राहु को मिला, सातवां गुरु को मिला, आठवां शनि को मिला, नौवां बुध को मिला। फिर उसी तरह से फिर से सीरीज आ गई 10 से लेके 18 तक, फिर 19 से लेके 27 तक। तो इस तरह से आ गई। एक अभिजीत नक्षत्र जो है वो एक एक्स्ट्रा नक्षत्र है, ठीक है ना। तो अभिजीत के बारे में कौन बता सकता है? हाँ जी, पवन जी बताएंगे अभिजीत नक्षत्र के बारे में? सर ध्यान नहीं है अभी, कोई बात नहीं, पढ़ा हुआ तो है। चलो। इसमें क्या है कि मान लो आप किसी ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हो, ठीक है, और सफर कर रहे हो, वहां पे बर्थ है जिसके ऊपर की 3 बंदे एक बर्थ के ऊपर बैठ सकते हैं, ठीक है। 27 बंदों में एक बंदा और एक्स्ट्रा आ गया, जो तो सारी बर्थ जो हैं वो डिस्टर्ब होंगी या कोई एक बर्थ डिस्टर्ब होगी? हाँ जी पवन जी। सर किसी एक को करने में ही फायदा है, पूरी की पूरी डिस्टर्ब क्यों करें। होगी एक, बाकी होंगी नहीं। सर, जब तीन हाँ तीन सर। अलग अलग बैठे हैं, ठीक है ना, तो जो बंदा जिस पे बैठेगा किसी एक बर्थ पे ही तो जाके बैठेगा ना, जी। तो 8 बर्थ जो है वो तो सेफ रहेंगी, हाँ सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है अश्विनी से लेके और उत्तराषाढ़ा तक, ठीक है ना, सारे सेम रहेंगे। उत्तराषाढ़ा के अंदर आने के बाद में क्या होगा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण, इसके बीच में अभिजीत नक्षत्र को स्थान मिला है। जब इसके बीच में स्थान मिला है तो इसको क्या किया गया कि हर एक नक्षत्र के 4 4 चरण हैं, तो एक चरण जो है उत्तराषाढ़ा ने दिया और एक चरण जो है श्रवण ने दिया, और अभिजीत की जगह बन गई। बाकी जो नक्षत्र हैं हमारे 25 नक्षत्र, वो 4 4 चरण के ही हैं, या यूं कहो कि 25 नक्षत्र जो हैं वो 13.20 डिग्री के हैं। और ये दो नक्षत्र जो हैं आपके पूर्वाषाढ़ा, सॉरी उत्तराषाढ़ा और श्रवण, ये 3.20 कम हो जाते हैं, यानी 13.20 में से 3 निकाल दो, 10 10 डिग्री के हो गए, ठीक है। और 6.40 का आपका अभिजीत नक्षत्र हो गया। जिसके नहीं समझ में आए वो बताओ। हाँ जी, जिसको समझ में नहीं आई हो वो बताओ। सर सर जी उत्तराषाढ़ा में एक चरण आता है जी अभिजीत का, जी और श्रवण में एक चरण आता है अभिजीत का। जी जी ठीक है, तो ये 6:40 का अगर देखा जाए तो 6 जी और 6 12, जी मतलब कैलकुलेशन कैसे किया सर? 4 चरण में 2 चरण कहाँ गए? जी मैं बताता हूँ आपको। एक नक्षत्र जो है वो कितने डिग्री का होता है?
एक नक्षत्र अंश जो है, हाँ जी, 13.20, 13.20 का। ठीक है ना। 20 का। और एक चरण जो है वो कितने का होता है? 3.20। ठीक है, 3.20। क्लियर है ना। हाँ तो हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे 25 नक्षत्र जो हैं उन्होंने अपना कुछ भी चेंज नहीं किया है जी, हाँ ठीक है। अब दो नक्षत्र जो थे वो कितने डिग्री के थे? 13.20 के हिसाब से 16.40, 26.40। 26.40 के हाँ। थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई 10 एक के पास रह जाते हैं, 10 एक के पास रह जाते हैं, दोनों ने जो 3.20 छोड़े, 6.40 एक को दे देते हैं, ठीक है। अभिजीत को। हाँ, आंसर क्या आया? आंसर हमारा 26.40 है। 40। ओके। समझ में आई बात जो कहना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ सर आई। हम्म, ठीक है। आगे। यानी कि 25 नक्षत्र जो हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 13.20 डिग्री के ही हैं। सिर्फ दो नक्षत्र जो हैं, कौन कौन से? उत्तराषाढ़ और श्रवण, 7। ठीक है ना। उन्होंने अपना कुछ हिस्सा जो है अभिजीत को दिया, इसलिए जो है उनकी डिग्रियां कम ज्यादा हो गई, ठीक है। अब जब बात रेमेडी की आती है, और जब हमने एलिमेंट्स की बात की कि 4 एलिमेंट्स हैं, और मैंने अग्नि और पानी की बात की, तो यहाँ पे नक्षत्र भी प्रभावित होंगे ना, ठीक है। कैसे प्रभावित होंगे? गंडमूल नक्षत्र किस किसने सुने हैं? मूल तो सुना है सर। चलो, सुना है। नहीं, गंडमूल सुना हुआ है, पर उसका उसकी व्याख्या एक बार अंजू जी ने करी थी। जी जी, अंजू मैडम जी अपने सर। साथ ही हैं, अंजू मैडम बताएंगी। बताना मैम एक बार, अंजू मैम। हाँ जी, अंजू मैडम सुन रहे हैं? चलो, जो मैंने बताया था कि अग्नि तत्व और पानी। पानी तत्व, जल तो तो। जी। जल जल तत्व, तत्व। ठीक है ना। तो इसके अंदर हमने जी बताया था कि आपका 159, जी सर। ठीक है, जी 159 ये क्या है? फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, ठीक है। और 4 8 12 ये अर्थ वाटर एलिमेंट। एलिमेंट। है ना। तो यहाँ पे आप इसको दूसरे तरीके से ये याद कर लो कि केतु, ठीक है ना, प्लस बुध जहां मिलेंगे, केतु जो है फायर एलिमेंट में आएगा, या आप यूं समझो 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर, तीनों के अंदर जो राशियां तीनों राशियों के अंदर जो नक्षत्र आते हैं, ठीक है ना, तो उनमें पहले 4 जो तत्व होते पहले 4 जो चरण होते हैं वो किसके होते हैं? केतु। केतु के। केतु। क्लियर है? हाँ। ठीक है ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? नहीं बराबर। सही है सर। भाई पहले 1 5 और 9 तीन राशियां हैं, तीनों राशियों को जो नक्षत्र मिले हुए हैं, उन नक्षत्रों में पहले जो 4 चरण होते हैं वो किसके होते हैं? केतु के होते हैं। और सेम इसी तरह से 4 8 12 जो है उसमें बुध के होते हैं। तो जहां केतु खत्म होगा और केतु नहीं, सॉरी, बुध खत्म होगा और केतु शुरू होगा, जहां बुध बुध खत्म होगा खत्म और होगा। केतु शुरू होगा, वहां पे अग्नि और पानी का मेल हो जाएगा। जब वो अग्नि और पानी का मेल हो जाएगा तो वो उसमें धुएं की स्थिति पैदा कर देगा।
उसको जो है गंडमूल बोलते हैं। क्लियर है जी? हाँ जी, जिसके नहीं समझ में आया वो पूछ ले, कोई कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा बता दो सर, समझ नहीं आया, क्लियर चल नहीं हुआ। चल, अच्छे से क्लियर करते हैं। इसको बात करनी हो वो म्यूट कर लेगी अपने आप, है ना? मैं कर देता हूँ सबको एक बार। देखो, 1, 5 और 9 तीनों के अंदर, चाहे मेष राशि हो, चाहे सिंह राशि हो और चाहे धनु हो, ठीक है, 4 चरण जो हैं वो आएंगे केतु के। फिर उसके अंदर 4 चरण जो हैं वो आएंगे शुक्र के, और एक चरण जो है वो आएगा आपका सूर्य का। ठीक है, सेम इसी तरह से 4, 8, 12 जो है ये नीचे, इसमें क्या होगा, एक नक्षत्र जो है, सॉरी, एक चरण जो है वो आएगा हमारा शनि महाराज का। के सुसु चंद्रा वृषभ, सॉरी गुरु का आएगा, एक आएगा गुरु का। फिर 5 आएंगे, ना सॉरी 4 आएंगे शनि के, और 4 आएंगे बुध के। हाँ जी, जिसको इसमें संशय है वो पूछ सकता है जी। नहीं, ये क्लियर है सर, ये तो बिल्कुल क्लियर क्लियर है ना? तो है जी। यूं समझो, चौथी राशि जो है वो कहां पे खत्म होगी, बुध के ऊपर। चौथी राशि का आखिरी चरण जो आएगा, आखिरी 4 चरण आएंगे वो किसके आएंगे, बुध के आएंगे। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? हाँ जी, सामने लिखा हुआ है, लाइन भी लगा दी मैंने। चाहे 4 नंबर राशि हो, चाहे 8 नंबर राशि हो, गुरु से शुरू होकर बुध पे खत्म हो रही है, और चाहे 12 नंबर राशि हो। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया सही वो है बता सर। देते, है ना? इसी तरह से 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर वो केतु से शुरू हो रही है। हाँ जी, ठीक है। वो केतु से शुरू हो रही है, यानी कि ऊपर जो है फायर एलिमेंट है, नीचे वाटर एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बुध का नक्षत्र जो होगा, ठीक है ना, बुध का नक्षत्र जहां खत्म होगा वहां से केतु शुरू हो जाएगा। हाँ जी, तो बुध का तो 12 पे खत्म हो जाएगा सर फिर। तो बुध का रेवती नक्षत्र है, जैसे 27वां आखिरी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो वो हाँ जी, वो मीन राशि के अंदर भी तो आखिरी है ना। हाँ जी। हाँ जी, भाई मीन राशि की बात करो तो पूर्व भाद्रा का एक चरण, पूर्व भाद्रा गुरु है, उत्तर भाद्रा के 4 चरण, उत्तर भाद्रा शनि है। ठीक है जी, और रेवती के 4 अरे चरण, रेवती जो है वो बुध हो गया। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर ठीक है? है। तो हाँ जी, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि केतु शुरू होगा और बुध खत्म होगा, वो जगह कैसी बन जाएगी, वो ऐसी बन जाएगी जैसे अग्नि के ऊपर पानी की छींटे लगा दी। हाँ जी, अग्नि के हम्म। ऊपर पानी के छींटे लगा दिए गए, और जब अग्नि के ऊपर पानी के छींटे लगेंगे तो क्या होगा, धुआं हो जाएगा, है ना? सफोकेशन हो जाएगी वहां पे। जिन्होंने चूल्हे जलते हुए देखे हैं वो इस चीज, या जिन्होंने अग्नि के ऊपर पानी के छींटे मार के देखा होगा, उनको इस चीज का एहसास होगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना?
तो ये जो है हमारे गंडमूल नक्षत्र आते हैं, तो हमारे को गंडमूल नक्षत्र के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी रेमेडी के अंदर काम आते हैं। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन है तो बताओ, फिर आगे और बताते हैं कुछ। हाँ जी, किसी का है क्या कुछ? सर प्रणव सर, सर इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिए ना, गंडमूल के मूल। ऐसा जी गंडमूल बोलते हैं। गंडमूल का मतलब यही है कि शब्द जो है अच्छा नहीं होता ये। मूल मूल हाँ ना, हाँ हाँ मूल। हाँ, ओके। ठीक है ओके। ना। हाँ, तो वो यही है कि जहाँ केतु शुरू होगा और बुध खत्म होगा, जो दोनों मिलेंगे ना, जैसे क्या होता है देखो, अगर नक्षत्र की बात करोगे आप, ठीक है ना, तो नक्षत्र के अंदर क्या होगा, जहां रेवती खत्म होगा, रेवती 27वां नक्षत्र है हमारा, है जी। रेवती 27वां नक्षत्र है। 27वें नक्षत्र के बाद कौन सा नक्षत्र आएगा? 27 नंबर के अश्विनी बाद आएगा सर। अश्विनी आएगा ना। तो यहाँ पे अश्विनी। जब हाँ। रेवती का आखिरी चरण, ठीक है, और अश्विनी का पहला चरण होगा, तो वो नक्षत्र जो है परेशान करने वाला होगा, उसको गंडमूल बोलते हैं बस। हाँ जी, थैंक यू। थैंक क्लियर है ना। इसी तरह से बुध के कौन कौन से नक्षत्र हैं? हाँ जी, सर ये एक ही नक्षत्र होगा जो अभी आपने बताया जो गंडमूल में आएगा? एक नक्षत्र, सॉरी, एक प्लेनेट को कितने नक्षत्र मिले हुए हैं? 3 मिले सर। ठीक है ना, तो बुध के भी 3 है और जी केतु के भी 3 है, जी तो 3 और 3 6 हो गए ना। जी सर। क्लियर होगी बात? भाई जी हाँ। जहां बुध का नक्षत्र खत्म होगा, वहीं से केतु का शुरू होगा, ठीक है, और वहां पे अग्नि और पानी दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, उनको गंडमूल नक्षत्र बोलते हैं, बस सिंपल सा है। ठीक है। जी सर। उसके बाद में एक आता है साढ़सती। साढ़सती शब्द क्या है? हाँ जी, शनि के बारे में है सर। शनि की क्या? साढ़े सती लगती हाँ, है। फिर कैसे कैसे पढ़ते हैं उसको, क्या चीज है वो? साढ़सती पे कोई भी अढ़ाई हाँ, कोई भी प्रकाश डाल दे। 2.5 साल का सर, ढैया बोली जाती है ना उसको। हाँ, 2.5 साल। हाँ तो कैसे देखते हैं, क्या चीज है, थोड़ा सा बताओ इसके बारे में डिटेल से, क्योंकि देखो सर वो जब लगती है। रेमेडी हर उस चीज की करनी पड़ेगी जो चीज परेशान करती है, ठीक है ना। जो एग्जाम्पल हमने दिया था वही एग्जाम्पल है, कि एक बंदा आपके सामने हथियार लेके खड़ा है, तो आपको उपचार उसी का करना है। एक बंदा शादी में आने से मना कर रहा है, हाथ पैर उसी के जोड़ने हैं, चाहे जोड़ के लेके आओ, चाहे उसको उठा के लेके आओ। हाँ जी, हम्म। जी तो लेके तो उसी को आना है ना, ठीक है ना। तो उपचार तो उसी का करना है जो आपको परेशान कर रहे हैं। अब परेशान करने के लिए आपको मैंने बता दिया कि गंडमूल नक्षत्र होते हैं, वो गंडमूल नक्षत्र क्या होते हैं ये पता होना चाहिए ना। जब ये पता लग गया, तो हमारे को पता लग गया कि अग्नि और पानी का मेल हो रहा है ना। हमारे को ये भी पता है कि अग्नि को भड़काने के लिए जो है वायु की सहायता लेंगे, उसको शांत करने के लिए उसको पानी की सहायता लेंगे, है ना। तो इन चीजों को पता होगा जब तो हम कर पाएंगे ना आगे। अब इसी तरह से जो दूसरा शब्द आया, साढ़सती आया, तीसरा शब्द जो है वो मांगलिक है। तो पहले साढ़सती के बारे में बताओ, फिर मांगलिक के बारे में बताते हैं। साढ़सती के बारे में बताइए जी, जिसको भी जो भी पता हो। सर जो शनि की जो चाल है वो सबसे धीमी होती है। जी 2.5 साल में जी एक चक्र वो एक राशि पार करते हैं। जी तो 7.5 का मतलब 3 साल में वो अपना चक्र पूरा करते हैं। जी ये सॉरी 7.5 साल में वो अपना पूरा चक्र पूरा करते हैं। जी तब तक उनका प्रभाव उन राशियों पे पड़ेगा। जी जो 3 राशियां जो वो पार करेंगे 7.5 ढाई जी ढाई साल में,
उन जी तीनों राशियों में उसका प्रभाव रहेगा। जी और वो तीनों भी मतलब आने से पहले, जैसे सेंटर में आ रहा है तो उससे एक राशि पहले और एक राशि बाद उनका वो पूरा असर रहेगा उनके जी ऊपर। जी और जी जो पहले राशि है उस पे कम रहेगा, मध्य में उस पे ज्यादा रहेगा, और आगे आ रही है उस पे कम रहेगा। और जैसे जैसे वो शनि आगे सरकेंगे वैसे वैसे उन पे उस अनुसार प्रभाव कम और ज्यादा होता चला जाएगा। जी। चलो, अब ये है कि शनि महाराज जो है अपनी परिक्रमा 30 साल में कवर करते हैं। एग्जैक्ट बात करें तो 29.46 बोलते हैं, इसको 30 साल काउंट किया जाता है। 30 साल में ये अपनी राशि जो है वो अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं, और 12 राशियों में इसको जाना होता है। तो 12 राशियों में जाने का मतलब ये है एक राशि में 2.5 साल लगाते हैं। उसके अलावा जो है ये दिल्ली ग्रह के नाम से जाने जाते हैं, ये न्यायाधीश के नाम से जाने जाते हैं, ये पीड़ा देने वाले के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। शनि जो है न्याय प्रिय ग्रह हैं, ये सब जानते हैं ना, इनको न्याय का देवता भी जी बोलते हैं। ठीक है। शनि को अपाहिज भी बोलते हैं, कि भाई जो भी अपाहिज व्यक्ति हैं वो सारे शनि का रूप है। सुना होगा ये, हम्म। है ना? हाँ सर, सुना है। हाँ। और लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो भी शनि महाराज हैं। ठीक है जी। तो लेबर जो है वो थोड़ी सी बात पे प्रसन्न हो जाती है, छोटी सी बात पे हड़ताल करके बैठ जाती है। 10 मिनट बेटा। ठीक है जी। समझ में आ रही चीजें? हाँ हाँ। ठीक है ना? तो शनि महाराज जो है पीड़ा के कारक भी मानते हैं। किसी भी तरह की कोई भी पीड़ा हो तो सबसे पहले जैसे उद्दंड व्यक्ति जो होता है उसको ढूंढते हैं ना, घर में कोई भी परेशानी हो जाए, कोई भी उल्टा सीधा हो जाए तो बोलते हैं भाई उसको पकड़ के लेके आओ, वो कहाँ है। तो जितनी भी समस्याएं हैं, समस्याएं या विपदाओं का नाम शनि महाराज डालते हैं। जैसे कहते हैं ना, क्यों शनिचर बन के बैठा है, हैं? क्यों शनि की तरह से मेरे पीछे पड़ गया, बोलते हैं ना से भाई, उसी को बोलते हैं ना। तो यहाँ पे शनि जो है, धीरे धीरे शनि शनि चलने वाला। हाँ, शनि शनि चलने वाला, धीरे चलने वाला। ठीक है, रूल रेगुलेशन को फॉलो करने वाला। ठीक है ना? और सब तरह से समस्याएं जो है उसको भी मानते हैं। तो यहाँ पे राशि जो है एक राशि के अंदर 2.5 साल लगता है, और इसको पूरा शरीर को मानते हैं। 2.5 साल सिर पे, 2.5 साल चेस्ट पे, छाती पे, और 2.5 साल पैरों पे। ठीक है। तो जो जिसकी राशि होती है, राशि से पहली राशि में आता है तो उसको बोलते हैं दैया, या फिर उसके बाद में उसमें आ जाएगा उसको बोलते हैं सिर पे। ठीक है, फिर बोलते हैं यहाँ पे, और फिर बोलते हैं पैरों पे। तो इसको सिर से लेके पैरों तक आने में 2.5 7.5 साल लगते हैं, उसको बोलते हैं साढ़े और जो 2.5 साल का पीरियड होता है उसको बोलते हैं दैया। ठीक है जी। हम्म। हाँ, है ना? और इसका काम जो है, ये न्यायाधीश है, इसका काम बोलते हैं कि भाई ये पहले जो है उनके फलों का हिसाब किताब चुकता करता है। अगर शनि से बचने का उपाय बताना हो तो सबसे पहला उपाय क्या बताया जाएगा? हाँ जी। हनुमान जी की सेवा। अच्छा। और तेल चढ़ाना सर, शनि देव को तेल चढ़ाना। अच्छा, एक बात बताओ, जज जो होता है, जज, ठीक है ना, जिसको फैसला करना होता है, उसके सामने जाके अगर आरती गाओगे तो आपकी सजा माफ हो जाएगी? नहीं। हम्म? नहीं होगी सर। तो उसे उसके सजा माफ करवानी है, या उससे बचना है, या उसके दंड से बचना है, तो क्या करना पड़ेगा? सच का माफी साथ देना मांगनी पड़ेगी। पड़ेगा। कायदे से रहना पड़ेगा सर। जी, सबसे पहले कायदे से रहना पड़ेगा। तो शनि की जो सबसे बड़ी रेमेडी है वो यही है कि बंदे को कायदे में रहना पड़ता है। ठीक है ना? रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, और मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है ना जी? बराबर। उसके बाद में जो है सेकेंडरी ऑप्शन है रेमेडी का। रेमेडी में फिर ये है कि ये ढूंढते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। तो इससे बचने के लिए किसी की सुरक्षा में जाना होता है, तो उसकी सुरक्षा फिर हनुमान जी के पास जाते हैं।
ठीक है ना। लेकिन गलत व्यक्ति को हनुमान जी भी संरक्षण नहीं देते हैं। नहीं। गलत तो नहीं? हाँ बराबर है। भाई गलत व्यक्ति को हनुमान जी भी संरक्षण नहीं देंगे। ठीक है ना। हम जाके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि शनि महाराज से, हमारे शनि महाराज के प्रकोप से हमारे को बचाओ। ठीक है। इसी तरह से शनि महाराज की एक स्टोरी में बीच में पहले भी सुना चुका हूँ, फिर सुना देता हूँ। ठीक है। एक हमारे यहाँ हुए पिपलाद महाराज। ठीक है। तो पिपलाद महाराज ने एक वचन लिया था इनसे कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले पीपल को जल देगा उसको शनि की साढ़ सती जो है परेशान नहीं करेगी। ठीक है मैडम। हम्म। ठीक है ना। इसी तरह से पिपलाद महाराज को एक वचन और दिया था शनि महाराज ने, जिस घर में नवजात शिशु होगा उस घर में शनि की ढैया और साढ़ सती काम नहीं करेगी। ठीक है। हाँ। तो वो जो है रेमेडी के साथ में जुड़ेंगी। अब शनि ग्रह की दशा अंतर्दशा में लोग बहुत भयभीत होते हैं। शनि की साढ़ सती या ढैया की बात सुनकर ही सिर उठते हैं। वास्तव में शनि सुधारक का कार्य करते हैं। जैसे सोना आग में तपाया जाता है, उसी प्रकार शनि महाराज जो है उसके कर्मों के फल देके उसको पवित्र करते हैं पहले। ठीक है। इसीलिए ये जो है डर का प्रतीक बने हुए हैं। अगर हम हमारे कर्मों को सही करेंगे तो शनि महाराज जो है उसको पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स देंगे, उसके नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देंगे। ठीक है। क्योंकि वो आए न्याय करने के लिए, है ना। किसी की जमीन एक्वायर कर ली जाए, गवर्नमेंट पैसे ना दे, तो कोर्ट में जाने से गवर्नमेंट डरेगी या जिसकी जमीन एक्वायर हुई वो डरेगा? हाँ जी, गवर्नमेंट डरेगी। गवर्नमेंट डरेगी, सीधी सी बात है। ठीक है ना। तो क्योंकि जज जो है उसका काम है जस्टिस करना, न्याय करना, और न्याय जिसके साथ गलत हुआ है उसको संरक्षण देगी। ठीक है ना। तो सेम इसी तरह से जो अपने शनि महाराज हैं वो संरक्षण देते हैं। आपके साथ गलत हुआ है तो जिसने गलत किया है उसको दंडित करते हैं। ठीक है ना। और आपने किसी के साथ गलत किया है तो उसका परिणाम आपको भी भुगतना पड़ता है। तो पहली रेमेडी तो यही है कि अपने जो सर है, जी जी बताइए। सर ये नवजात शिशु का आपने बताया, लेकिन कोई शनि की साढ़े साथी लेकर ही अगर जन्म लेता है तो उस बच्चे को लगेगी ना सर वो? मैं आपको एक छोटी सी ये कहानी है, लंबी है वैसे तो, मैं इसको शॉर्टकट में कंप्लीट करता हूँ। एक ऋषि हुए दधीची। दधी। हाँ। ठीक है। हम्म। उनके ऊपर लगी साढ़ सती। हम्म। तो साढ़ सती लगी तो इंद्र देवता उसके उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनसे हड्डियों का दान मांगा। हम्म। सुनिए कहानी। नहीं सर। चल, उन्होंने अपनी हड्डियां जो हैं इनको दे दी इंद्र देवता को। इंद्र देवता ने वज्र बनाया, वज्र बना के और जो दानव थे दानवों का संहार किया। ठीक है। अब उनकी जो पत्नी थी वो सती हो गई कि जब पति नहीं रहे तो मैं क्या करूंगी रह के। और पिपलाद महाराज जो हैं वो नवजात थे, नवजात शिशु थे। तो नवजात शिशु थे वो पीपल के नीचे छोड़ दिए गए। तो पीपल जो है उसके पत्तों से दूध वगैरह निकलता था, पानी डालते थे लोग। उसका जो फल होता है, बरमंडे बरमंडे बोलते हैं हम, फल जो होता है उसका, वो फल खा के वो धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब वो बड़े होने लगे तो उन्होंने नारद जी से पूछा कि मुझे, भाई सबके माता पिता हैं, मेरे माता पिता कहाँ हैं? तो उनको बताया गया कि शनि की साढ़ सती में आपके माता पिता को अपने प्राण त्यागने पड़े। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई साढ़ सती मेरे मम्मी पापा को लगी थी ना, दुख मैंने क्यों भोगा? हम्म। हम्म। ठीक है। भाई दुख मैंने क्यों भोगा? तो उन्होंने जो है अपनी तपस्या की, ब्रह्म देवता को या शिव शिव भगवान को, जिनको भी प्रसन्न करना था उनको प्रसन्न किया और आशीर्वाद लिया कि वो जिसके ऊपर भी दृष्टि डालेंगे
वो जल जाएगा। ठीक है। फिर उन्होंने शनि महाराज की तपस्या की। शनि महाराज जब प्रसन्न होकर उनके सामने आए तो उन्होंने उनसे वरदान मांगने के लिए बोला। तो उन्होंने वरदान मांगा कि आप मेरी नजरों से दूर ना हो, मेरी नजरों के सामने खड़े रहें। ठीक है। तो उन्होंने तथास्तु बोला। तथास्तु बोलने के बाद उन्होंने अपनी दृष्टि जो है उनके ऊपर डाल दी, शनि महाराज के ऊपर। शनि महाराज के पैर जलने लग गए। जब पैर जलने लग गए तो सारे देवता इकट्ठे हुए। पिपलाद महाराज को रोका गया कि भाई ये हमारे न्यायाधिपति हैं, न्याय करने वाले हैं, अगर इनको आप जला दोगे तो हमारी न्याय व्यवस्था जो है वो खराब हो जाएगी। ठीक है ना। तो इनको आप छोड़ दीजिए। तो वो बोले कि छोड़ तो दूंगा मैं, लेकिन ये बताओ इन्होंने न्याय कहाँ किया। भाई साढ़ सती मेरे मम्मी पापा के ऊपर लगी थी तो परेशान मैं क्यों हुआ। इस बात का कोई जवाब नहीं था। तो जैसे किसी को अगर नाजायज दंड दिया जाए, राजेश जी है ना अपने एडवोकेट, राजेश जी, हाँ सर। अगर किसी को बिना बात के दंड दे दिया जाए हाँ तो क्या होगा फिर। सर, वो तो अन्याय गलत हुआ काम हो सर, गया ना। हाँ तो उसको अन्याय हुआ। कंपनसेशन मिलेगा ना। हाँ मिलेगा ना सर। तो उनको फिर कंपनसेशन दिया गया। ठीक है ना। तो कंपनसेशन क्या दिया गया। कंपनसेशन ये दिया गया कि भाई अब जिस घर में नवजात शिशु होगा उस घर में शनि की साढ़ सती जो है वो परेशान नहीं करेगी। क्लियर है। हाँ सर। तो सर खाली उस बच्चे के माँ बाप को या पूरे परिवार को नहीं मिलेगी? उस परिवार को हाँ ही नहीं वो। मिलेगी। उस परिवार के अंदर साढ़ सती जो है असरदार नहीं होगी जिस घर में नवजात बच्चा होगा। हाँ, लेकिन उस बच्चे को होगी क्या सर? मुझे मेरा सवाल जब ये है, मैडम एक नवजात बात शिशु। सुनो, जब परिवार की उसकी मुक्ति हो गई, भाई परिवार में ही साढ़ सती नहीं होगी तो बच्चे को कहां से लगेगी। ठीक है, ठीक है, तो फिर मतलब शनि की सरस्वती उस बच्चे को भी नहीं लगी। नवजात ठीक है। शिशु, नवजात शिशु जिस घर में होगा उस घर में साढ़ सती काम नहीं करेगी। नहीं करेगी। सर हाँ बच्चा सर, कितने थैंक साल तक हो जाएगा तब तक नहीं रहेगी? वो नहीं पता जी, नवजात शिशु की बात है। नवजात शिशु तो ठीक है ना। नवजात हाँ। शिशु होता है जो माता पिता के ऊपर निर्भर होता है। ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक चल चल। अब उसके बाद में क्या हुआ, उसने कहा कि ये तो हो गया कंपनसेशन। ठीक है ना। लेकिन मुझे क्या मिला। विप्लास महाराज ने पूछा कि मुझे क्या मिला। ये तो लोगों को मिलेगा। फिर जिसके यहाँ नवजात शिशु होंगे उनको बेनिफिट मिलेगा ना। फिर मुझे क्या मिला। तो उसके लिए फिर राजेश जी, उसके लिए जो प्रॉमिस किया गया वो प्रॉमिस ये किया गया कि भाई आप मांग लो जो मांगना चाहते हो। है ना। तो उन्होंने जो मांगा, उन्होंने ये मांगा कि जब मेरे माता पिता नहीं थे तो मेरा भरण पोषण इस पीपल ने किया है। क्योंकि पीपल के फल खा के ही बड़े हुए थे ना वो। और पीपल पे जो जल पीपल से जो दूध निकलता था वो दूध पीते थे। और पीपल के ऊपर जो जल चढ़ाया जाता था वो जल पीते थे। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि मैंने मेरे माता पिता को नहीं देखा, मेरा भरण पोषण पीपल पीपल ने किया है। और कलयुग में बिना किसी स्वार्थ के किसी की पूजा नहीं होगी। ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि जिसने मेरे को संरक्षण दिया है उसका भी संरक्षण हो। और उसका संरक्षण जब ही हो सकता है जब आप ये प्रॉमिस करो कि जो पीपल की सेवा करेगा उसको शनि महाराज की साढ़ सती परेशान नहीं करेगी। ठीक है ना। तो वहां पे फिर ये प्रॉमिस किया गया कि जो सूर्योदय से पहले सूर्य पीपल को जल देगा उसको साढ़ सती परेशान नहीं करेगी। क्लियर है जी। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना। इसी तरह से बुध, हाँ बुध और केतु के नक्षत्र जो हैं अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो लिख लो। बुध देगा 17 वर्ष बुद्धि आती, आश्लेषा रेवती और ज्येष्ठा, या क्या नाम है, आश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती। आश्लेषा
ज्येष्ठा और रेवती। और इसी तरह से केतु देगा 7 वर्ष शूल, अश्विनी, मघा और मूल। यानी कि केतु के जो है अश्विनी, मघा और मूल 3 नक्षत्र हैं। और इसी तरह से बुध के जो है आश्लेषा, रेवती और ज्येष्ठा ये हैं। ठीक है ना। तो जहां आश्लेषा खत्म होगा वहां मघा आएगा, जहां ज्येष्ठा खत्म होगा वहां मूल आएगा, जहां रेवती खत्म होगा वहां पे अश्विनी आएगा। तो इनके जो लास्ट के चरण हैं आश्लेषा, रेवती और ज्येष्ठा, और अश्विनी के जो पहले चरण हैं सॉरी अश्विनी, मघा और मूला तीनों के जो पहले चरण हैं वो गंडमूल के अंदर आते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में मंगल दोष है। मंगल दोष क्या होता है? हाँ जी, 4 8 12। क्या होता क्या है मंगल दोष? मांगलिक होता है सर, है ना? क्या क्या होता है ये मांगलिक? जो 12 मंगल जहाँ जिसके 12वें घर में, पहले घर में और चौथे मंगल घर जो में, है 7वें में और हाँ, 8वें में। मंगल जो है एनर्जी का कारक है ना। मंगल एनर्जी का कारक है। मंगल जो है अग्नि तत्व है, 1 नंबर है ना मंगल, अग्नि तत्व में आता है ना। तो हाँ जी। 1 नंबर मेष राशि में जो है वो इसके अंदर आता है। तो जहां मंगल बैठते हैं वहां एनर्जी देते हैं उस जगह को। जिस एनर्जी से भरा हुआ जो बच्चा होता है उसको देख लो आप, जो एनर्जी से भरा हुआ होता है। या एक काम करो, किसी फौजी जो है उसका और एक सिविलियन का दोनों का स्वभाव देखो आप, है ना। तो फौजी जो है वो आपका मंगल है। ठीक है। और मंगल जहां जहां बैठेगा वहां पे एनर्जी देगा। 1 नंबर आपका खुद का है। अगर आप एग्रेसिव रहते हो, गुस्से में रहते हो तो देखो आप। फिर 4 नंबर आपके सुख का है। ठीक है ना, घर का है। अगर घर में आप उग्र रहते हो, एग्रेशन में रहते हो तो वहां की स्थिति देखो आप। फिर 7 नंबर आपका लाइफ पार्टनर का है। ठीक है ना, अगर लाइफ पार्टनर के साथ में एग्रेशन रहता है तो देखो आप। तो इस तरह से बोलते हैं 1 4 7 8 और 12। ठीक है ना, 12 आपका बेडरूम है। अगर बेडरूम में आप एग्रेशन में रहते हैं तो देखो आपकी गृहस्थी कैसी होगी। ठीक है ना। उसके अलावा इनकी दृष्टियां हैं। तो दृष्टियां जो हैं 4 7 और 8 मंगल की ये दृष्टियां है ना। हाँ जी। हाँ सर, हाँ सर, ठीक 4 है ना। 7 और 8। तो जहां अगर 1 नंबर घर में बैठा है तो उसकी दृष्टि कहां जाएगी? 4 में, 7 में और 8 में। 4 सुख भाव है, 7 लाइफ बिल्कुल पार्टनर राइट। है और 8 आपकी आयु है। ठीक है। इसी तरह से जब 4 में होगा तो 4 से दृष्टि कहां कहां जाएगी? 7 में, 7 आपका लाइफ पार्टनर है। 10 में, 10 आपका कर्म भाव है। 11 में आपका जो कर्म से मिलने वाली इनकम है। ठीक है ना। इसी तरह से 7 में होगा तो 7 से कहां कहां दृष्टि जाएगी? 10 में, 10 आपका कर्म भाव है। ठीक है। लगन में, लगन आपका शरीर है। और फिर आपका 2 नंबर आपकी सेविंग है। 2 नंबर आपका खाना है। 2 नंबर आपकी वाणी है। अगर वहां अग्रेशन होगा तो क्या होगा देखो। ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 4 7 8 12 इसमें जो मंगल है अगर वहां आता है, अग्रशन आता है, तो अग्रशन आता है तो वो जो है कुछ घरों के कारक तत्वों को खराब कर देता है। इसको मांगलिक दोष बोलते हैं। ठीक है जी। तो आपको साढ़ सती के बारे में पता चल गया, आपको मंगल दोष के बारे में पता चल गया, मंगल दोष क्या होता है, आपको गंडमूल नक्षत्रों का पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि त्रिशुराय क्या है। ठीक है ना, आपको मेल फीमेल का उनका पता चल गया, आपको राशियों का पता चल गया कि राशियां जो है उनकी कौन कौन सी दिशाएं हैं। ठीक है, कौन कौन से उनके तत्व हैं और कौन सा तत्व कौन से तत्वों को बढ़ा रहा है और कौन सा तत्व कौन से तत्वों को कम कर रहा है। तो आज जो है क्लास को यहीं सर विराम देंगे।